हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज हम बात करेंगे लैग्रेंजियन इक्वेशन की। और ये जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये लैग्रेंजियन इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे और इसका डेरिवेशन हम देखेंगे। इससे जो हमने डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल पढ़ा है उसके बेस पर हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। हमें कहा आप लोग डरते हो, ये जो एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स है। बाकी अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, इसको एक दो बार आप देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो बहुत ही आसान चीज़ है और बहुत ही आसानी से इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। बेसिकली लैग्रेंजियन जो है वो एक अच्छा खासा टूल है जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की प्रॉब्लम होती है उसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है इसकी हेल्प। ठीक है। तो लैग्रेंजियन की अगर मैं बात करूं, लैग्रेंजियन इक्वेशन को हम सॉल्व करें उसके पहले मैं बात कर लेता हूं कि लैग्रेंजियन क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं कि लैग्रेंजियन क्या है ना, लैग्रेंजियन ये क्या है, इसकी हम बात करें तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी जो डायमेंशन है वो एनर्जी की डायमेंशन होती है। इट इज इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इज अ फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी फॉर विच फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ऑफ डायमेंशन ऑफ एनर्जी ऑफ एनर्जी। तो ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी जो डायमेंशन है वो एनर्जी की डायमेंशन है। इसका मतलब जो लैग्रेंजियन अपने आप में एक टर्म है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये लैग्रेंजियन जो टर्म है जो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिफरेंस शो करता है किसका? काइनेटिक एनर्जी का एंड पोटेंशियल एनर्जी का। एंड इट इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये किस किस का डिफरेंस हमें शो कर रहा है? ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस शो कर रहा है। हमारे पास एल को हम लिखते हैं लैग्रेंजियन से। तो लैग्रेंजियन किसके इक्वल होता है? एल इक्वल्स टू टी माइनस वी। लैग्रेंजियन किसके इक्वल होता है? एल इक्वल्स टू टी माइनस वी। जो लैग्रेंजियन होता है वो फंक्शन होता है, किसका फंक्शन होता है? जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का, जनरलाइज वेलोसिटी का और टाइम का। ठीक है। तो लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्यू से लिखते हैं, क्यू डॉट जिसको हम जनरलाइज वेलोसिटी से लिखते हैं, और टी मतलब टाइम। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आगे चल के हम एक चीज़ पढ़ेंगे, हैमिल्टोनियन। और ये क्या है? लैग्रेंजियन। तो हमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लैग्रेंजियन किस किस का फंक्शन होता है। लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, नोट लगा के मैं लिख भी देता हूँ कि लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ is the function of generalized displacement, generalized displacement, generalized velocity, generalized velocity एंड टाइम तो इन तीन चीज़ों का ये फंक्शन होता है। जबकि जब हम हैमिल्टोनियन देखेंगे तो हैमिल्टोनियन में हम देखेंगे कि जो हैमिल्टोनियन है वो फंक्शन होगा जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का, मोमेंटम का और टाइम का। ये दोनों के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वन लाइनर वाले बनते हैं वहाँ पर ये चीज़ें पूछ ली जाती है। अब वो जो लैग्रेंजियन यूलर्स इक्वेशन है उसको हम ड्राइव करेंगे, और ये इक्वेशन जो है हम ड्राइव करेंगे किसके बेस पर? डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के बेस पर। तो आपने देखा भी होगा, अपनी जब आपने आपने अपनी ये जो बीएससी के अंदर ये पढ़ा भी होगा, कई जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके सिलेबस में ये बीएससी में भी होता है लैग्रेंजियन इक्वेशन, स्पेशली जब आप लोग ऑनर्स के कोर्स में होता है। अदरवाइज़ ये एमएससी में भी आप लोग पढ़ते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। हाँ, तो क्या टॉपिक होता है? टॉपिक ये होता है कि लैग्रेंजियन यूलर्स इक्वेशन, Lagrangian Euler's equation, Euler's equation on the basis of on the basis of D'Alembert principle, on the basis of D'Alembert principle। यानी कि इसका जो डेरिवेशन है वो हम किसके बेस पर करेंगे? वो हम करेंगे किसके बेस पर? डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के बेस पर। इक्वेशन जो हमें मिलेगी, हमारे पास जो इक्वेशन आएगी या जो हमने इक्वेशन पढ़ी है वो ये इक्वेशन आएगी, डी अपॉन डी टी। यहाँ पर आएगा डेल अपॉन डेल क्यू डॉट, यहाँ पर आएगा माइनस डेल अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है और इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन।
या लैग्रेंजियन यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन बहुत काम की है, इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं न्यूमेरिकल। इस इक्वेशन को हमें ड्राइव करना है। इस इक्वेशन को हमने ड्राइव करने के लिए कोई सिस्टम कंसीडर किया जिसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है? तो लेट कंसीडर अ सिस्टम, लेट कंसीडर अ सिस्टम। हमने एक सिस्टम कंसीडर कर लिया ऑफ DOF2 जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट GC जब मैं लिखूंगा तो इसका मतलब है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ Q1 एंड Q2। ये दो मैंने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब मैंने यहाँ पर 3 फंक्शन लिए x, y और z। x जो है उसको फंक्शन लिख दिया किसका, Q1 Q2। सिमिलरली y को फंक्शन लिख दिया किसका, Q1 Q2, क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट में चल रहे हैं। और z जो है वो भी फंक्शन हो गया किसका, Q1 Q2। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उसको हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट में शो करना चालू कर देते हैं। तो x y z को हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट में शो कर दिया। तो अगर मैथमेटिकली इस चीज़ को मैं लिखूं, तो अगर मेरे को कर्ली एक्स निकालना है या डेल एक्स निकालना है, तो डेल एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल एक्स को हम लिख सकते हैं डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स अपॉन डेल क्यू, सॉरी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल एक्स अपॉन डेल क्यू वन, और ये कितना हो जाएगा, डेल क्यू वन। यहाँ से सिमिलरली ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल क्यू टू, और ये हो जाएगा डेल एक्स टू। इसी तरह से हम ये लिख सकते हैं किसके लिए, डेल वाई के लिए। डेल वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी डेल वाई अपॉन डेल क्यू वन, और ये हो जाएगा करली क्यू वन, प्लस ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल क्यू टू, ये हो जाएगा करली वाई टू। सिमिलरली यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी डेल जेड, और डेल जेड की वैल्यू आ जाएगी डेल जेड अपॉन डेल क्यू वन, ये आ जाएगा करली क्यू वन। ये आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल क्यू टू, और ये आ जाएगा करली जेड टू, क्यू क्यू आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये एक्स नहीं आएगा, यहाँ पर ये क्यू लगा लो। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये Q2, ये भी Q2, और ये भी क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा। इस तरह से हमने लिख लिया। अब हमें किसका यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू द डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, हमें इसकी कौन से प्रिंसिपल की यूज़ करना है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल को यूज़ करना है। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल को अगर हम यूज़ करें तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन लगा लूँ मैं, नंबर ऑफ फोर्सेस ज़्यादा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी डॉट, पी डॉट, पी डॉट का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, डॉट डी आर। ये लिख लिया हमने। यहाँ पर भी एल्जेब्रिक समेशन लग गया, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और आई की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट होकर एन तक जाएगी। तो हम 3 डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड के लिए बात करें तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ एफ एक्स, डी आर को आप लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, और डी जेड के कैप। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ एक्स डेल एक्स प्लस एफ वाई डेल वाई, और ये क्या बन जाएगा, एफ जेड डेल जेड। मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बहुत ही चंपू सी चीज़ है। डॉट प्रोडक्ट क्या है, कुछ नहीं किया है। इसी तरह से यहाँ पर जो आर एच एस वाला साइड है, ये पी डॉट जो है, पी डॉट, ये पी डॉट किसको बताएगा, एम एक्स डॉट का डॉट होगा। तो एम एक्स डॉट डिफरेंशिएशन क्या है, डॉट का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन कर रखा है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम एक्स डबल डॉट। अगर ये एक्स में है तो वाई में है तो वाई डबल डॉट, और जेड में है तो जेड डबल डॉट। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी एम एक्स डबल डॉट डेल एक्स, प्लस ये वैल्यू क्या बन जाएगी, एम वाई डबल डॉट डेल वाई, प्लस ये वैल्यू क्या बन जाएगी, एम जेड डबल डॉट और डेल जेड। क्लियर है यहाँ तक। अब जो मैंने डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड की वैल्यू निकाली है, इसके पहले वाले जो जस्ट इसके पहले वाले पोर्शन में, सेक्शन में यहाँ पर वैल्यू निकाली थी डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या बनेगा, डेल एक्स की वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या लिखा जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल क्यू वन करली क्यू वन, प्लस डेल एक्स अपॉन डेल क्यू टू, और ये क्या हो जाएगा, करली क्यू टू। इसी तरह से हम लिख सकते हैं किसके लिए, एफ वाई के लिए। एफ वाई के लिए लिखोगे तो एफ वाई के लिए क्या आएगा, वाई हो जाएगा एक्स की जगह। सिमिलरली जब जेड के लिए लिखोगे तो जेड की जगह एक्स की जगह क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। बाकी कहानी सेम रहेगी। वो लिख नहीं रहा हूँ मैं, वो अंडरस्टूड है कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी हम चेंज करेंगे, तो राइट हैंड साइड में भी क्या लिखा जाएगा, एम एक्स डबल डॉट डेल एक्स की जगह आप क्या लिख दोगे, डेल एक्स की जगह लिख दोगे डेल एक्स अपॉन डेल क्यू वन, ये हो जाएगा करली क्यू वन, प्लस डेल एक्स अपॉन डेल क्यू टू, ये हो जाएगा करली क्यू टू। और सेम कहानी एम वाई डबल डॉट, और यहाँ पर भी ब्रैकेट में वही चीज़ आएगी जो यहाँ पर आई है,
एक्स की जगह क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा एम जेड डबल डॉट, और वही सेम कहानी जो यहाँ पर आई है। अब मैं क्या करूँगा, कॉफिशेंट्स जो हैं, जो कॉफिशेंट्स के मल्टीपल हैं, उनको आपस में इक्वल करूँगा। लाइक एलएचएस और आरएचएस में अगर मैं डेल क्यू वन के कॉफिशेंट्स को इक्वल करूँ, है ना? तो इक्वेट वेट या कंपेयर कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ डेल क्यू वन। अगर मैं डेल क्यू वन के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करता हूं, ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे एफ एक्स, और यहाँ क्या बनेगा, करली एक्स अपॉन करली क्यू वन। ठीक है, मैं क्यू वन वाले कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या बनेगा, एफ वाई वाई अपॉन क्यू वन, प्लस यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एफ जेड, यहाँ बनेगा जेड अपॉन क्यू वन। और फिर आर एच एस में क्या बनेगा, आर एच एस में बनेगा एम एक्स डबल डॉट डेल एक्स अपॉन डेल क्यू वन, एम वाई डबल डॉट डेल एक्स अपॉन डेल वाई, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, डेल वाई, ये आ जाएगा डेल वाई अपॉन डेल क्यू वन, और ये हो गया एम जेड डबल डॉट, ये आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल क्यू वन। तो ये हमारे पास जब हमने क्यू वन के कॉफिशेंट्स को इक्वल किया तो आया। सिमिलरली जब आप क्यू टू के लिए करोगे तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, यहाँ पर हर जगह क्यू टू हो जाएगा। सिमिलरली अब थ्री के लिए करोगे तो यहाँ पर थ्री आ जाएगा। तो अगर मैं ith की कॉम्पो जो कॉफिशेंट्स हैं उनको कंपेयर करूँ, तो सिमिलरली सिमिलरली फॉर फॉर डेल क्यू ith का मतलब हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना, वेयर वेयर I इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो स्टैंडर्डाइज करके मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल क्यू आई, प्लस एफ वाई डेल वाई अपॉन डेल क्यू आई, ये क्या हो जाएगा, एफ जेड डेल जेड अपॉन डेल क्यू आई इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बनेगा, एम एक्स डबल डॉट डेल एक्स अपॉन डेल क्यू आई, प्लस ये क्या बनेगा, ये बनेगा एम वाई डबल डॉट डेल वाई अपॉन डेल क्यू आई, प्लस ये क्या बनेगा, एम जेड डबल डॉट डेल जेड अपॉन डेल क्यू आई। ये बन गया। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन किसके रिसेंबल है, ये जनरलाइज फोर्स के रिसेंबल है ना। अगर मैं जनरलाइज फोर्स की बात करूं तो वी नो दैट जनरलाइज फोर्स जनरलाइज फोर्स जनरलाइज फोर्स की जो इक्वेशन है, जी के से लिखते हैं कई जगह, और कई जगह इसको क्यू से लिखते हैं। तो ये किसके इक्वल आता है, एल्जेब्रिक समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर जहाँ तक भी आपको वैल्यू लेके जानी है, ये होता है एफ आई, और डॉट ये होता है डेल आर अपॉन डेल क्यू आई, डेल आर अपॉन डेल क्यू आई। तो ये वही तो लिखा हुआ है, एक्स डेल एक्स अपॉन डेल क्यू आई, वाई डेल वाई अपॉन डेल क्यू आई, जेड डेल जेड अपॉन डेल क्यू जेड। एफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये फोर्स ही तो लिखा हुआ है, ये जो एम एक्स डबल डॉट है ये क्या लिखा हुआ है, फोर्स ही है। रे डेल एक्स अपॉन डेल क्यू आई है, तो यानी कि ये एल एच एस और आर एच एस जो दोनों टर्म्स हैं, ये किसको शो कर रहे हैं, जनरलाइज फोर्स को। तो ये क्या बन रहे हैं, ये जितने भी टर्म्स हैं एल एच एस और आर एच एस में, ये क्या बन रहे हैं, जनरलाइज फोर्स बन रहे हैं। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूँ, है ना, किसकी बात करूँ, एक्स डायरेक्शन की, तो फॉर एक्स डायरेक्शन तो जो आरएचएस वाला पार्ट है ना, आरएचएस वाले पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, आरएचएस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एलएचएस जो है, ये जो लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स अपॉन डेल क्यू वाई, इसको मैंने कंबाइंड करके क्या लिख दिया, इसको मैंने कंबाइंड करके क्यू लिख दिया। ये जो एलएचएस वाला पार्ट है इसको क्यू लिख दिया, और आरएचएस वाले में मैं एक्स डायरेक्शन में इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, और इसको चेंज करके कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको चेंज करके आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, ये हो गया एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल क्यू, डेल एक्स अपॉन डेल क्यू, यहाँ आ गया एम, और फिर यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा एम एक्स डॉट, ये हो गया डी अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल क्यू। बेसिकली मैंने किया क्या है यहाँ पर, मैं इसका जब डिफरेंशिएशन करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो, एम डी अपॉन डी टी एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल क्यू। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, पहले एक्स डॉट का करोगे, एक्स डॉट का करोगे तो ये बनेगा एम एक्स डबल डॉट, और ये बनेगा डेल एक्स अपॉन डेल क्यू।
फिर एक्स डॉट को बाहर निकाल लो, एक्स डॉट को बाहर निकाल लो तो एम एक्स डॉट बाहर आ गया। और अब आपने डिफरेंशिएशन कर दिया डी अपॉन डी टी और डेल एक्स अपॉन डेल क्यू। ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होगा इसका। तो ये वाला टर्म तो जो है आरएचएस में आ रहा है और ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा टर्म को काटने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस में लगा दिया। तो जो फर्स्ट वाली जो आरएचएस में जो एम एक्स डबल डॉट डेल एक्स अपॉन डेल क्यू है, उसको मैंने चेंज करके ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको माइनस में कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू मेरे पास बच जाएगी। अब मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी लगाऊंगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा? तो यूजिंग द प्रॉपर्टीज, यूजिंग द प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज मैं यूज करूंगा? सबसे पहले मैं डॉट कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। डॉट कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डेल एक्स अपॉन डेल क्यू, तो आप क्या लिख सकते हो, डेल एक्स अपॉन डेल क्यू डॉट, ऐसा इसको लिख सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज ये जो है, जो ये दिख रहा है आपको डी अपॉन डी टी और डेल एक्स अपॉन डेल क्यू, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, डेल एक्स डॉट अपॉन डेल क्यू। तो ये दो छोटे छोटे चेंजेस मेरे को यहाँ करना है। तो यहाँ पर जब मैं चेंजेस कर दूंगा ये, तो क्यू की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, एम डेल अपॉन डेल टी, ये डेल ये वाला लगा लेना, तो डेल अपॉन डेल टी, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स डेल एक्स अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस यहाँ पर एम एक्स डॉट, और ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स डॉट अपॉन डेल क्यू, ये बन गया। अब मैं इसको फर्दर फिर से सिंप्लीफाई कर लूँ। इसको फिर से आप सिंप्लीफाई करोगे, ये क्यू वाली जो वैल्यू है, तो इसको अब आप ऐसे लिख सकते हो डेल अपॉन डेल टी, तो आप ऐसे लिख सकते हो डेल अपॉन डेल टी, फिर यहाँ पर डेल अपॉन डेल क्यू डॉट, और इसका डिफरेंशिएशन करो आप 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर का। एम एक्स टू डॉट स्क्वायर का डेल क्यू के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, 2mx एक्स डॉट स्क्वायर का क्या बनेगा, 2mx डॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो mx डॉट तो ये बन गया, फिर बन जाएगा डेल एक्स डॉट अपॉन डेल क्यू डॉट, डेल एक्स डॉट अपॉन डेल क्यू डॉट, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो है, ये वाला जो टर्म है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली जो आपको ये वाला टर्म दिखाई दे रहा है, mx डॉट डेल एक्स डॉट अपॉन डेल क्यू, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल क्यू एम हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। इसका भी जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, 2mx डॉट और डेल एक्स डॉट अपॉन डेल क्यू, ये टर्म बन जाएगा। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि ये जो mx डॉट स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी का टर्म है। इसी तरह से कौन सा आएगा, ये x के लिए है, सिमिलरली y के लिए आएगा और सिमिलरली z के लिए आएगा। तो ओवरऑल मैं बात करूं, ओवरऑल ओवरऑल जो जनरलाइज फोर्स की वैल्यू है वो क्या बनेगी, वो बनेगी डेल अपॉन डेल टी, ये बन जाएगा डेल अपॉन डेल क्यू डॉट। यहाँ से क्या चेंजेस होंगे, यहाँ बनेगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, वाई के केस में क्या चला जाएगा, हाफ एम वाई स्क्वायर डॉट में आएगा, और ये क्या बन जाएगा, हाफ एम जेड डॉट स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, एक्स डॉट का मतलब हो गया एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, वाई डॉट का मतलब हो गया वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, जेड डॉट का मतलब हो गया जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी। इसी तरह से यहाँ पर भी फिर चेंजेस आएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस डेल अपॉन डेल क्यू डॉट, और ये क्या बन जाएगा, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी। तो ये जो वैल्यू है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर, हाफ एम जेड डॉट स्क्वायर, ये क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लिखेंगे टी से। तो टी स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम जेड डॉट स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो जनरलाइज फोर्स है उसकी वैल्यू क्या बन गई, डेल अपॉन डेल टी, डेल अपॉन डेल टी, ये हो जाएगा डेल टी, कैपिटल टी मतलब काइनेटिक एनर्जी, और ये हो जाएगा डेल क्यू आई डॉट, यहाँ पर ये डॉट में क्यू आई डॉट, ये जनरलाइज वेलोसिटी का कंपोनेंट है, और माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू। ये हमारे पास इक्वेशन बनी जनरलाइज फोर्स की ना, ये जनरलाइज फोर्स बना है हमारे पास। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनानी है आइलर्स इक्वेशन, लैग्रेंजियन आइलर्स इक्वेशन। तो यहाँ पर हम दो कंडीशन का यूज़ करेंगे। एक कंडीशन होगी जिसमें हम ये मानेंगे कि फोर्स कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब जिसके लिए एक साइकिल में जो वर्क डन है उसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो केवल और केवल पोजीशन डिपेंडेंट हो। एक जो फोर्स होगा यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो पोजीशन डिपेंडेंट होगी, साथ में वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगी। तो हम पहली कंडीशन लेंगे केस फर्स्ट। उस केस फर्स्ट में हम ये लेंगे कि
कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सी कंडीशन ले रहा हूँ मैं? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स की जब मैं कंडीशन ले रहा हूँ तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है किसका? जनरलाइज कोऑर्डिनेट का या जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जी डी लिख दिया मैंने, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट या जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। जो आपने पढ़ा है मैकेनिक्स में भी पढ़ा है कि F इक्वल्स टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो वैसा ही कुछ मैं लिखने वाला हूँ। तो U की जगह V आ जाएगा और जनरलाइज फोर्स जो है तो हम क्यू आई से लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है इसमें क्यू आई की जगह मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो हमारे बनेगा क्या? हमारे पास डी अपॉन डी टी या डेल अपॉन डेल टी। हमारे पास बनेगा डेल अपॉन डेल टी, ये हो गया डेल टी अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू, और ये वैल्यू किसके बराबर? माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू। तो एक बात बताओ मेरे को, डेल वी अपॉन डेल क्यू डिफाइन है, पर डेल वी अपॉन डेल क्यू डॉट इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। तो अगर मेरे को कुछ चेंजेस करने हो यानी कि डेल अपॉन डेल टी, और मैं अगर इसको ऐसे लिखना चाहूँ डेल अपॉन डेल क्यू डॉट टी माइनस वी, तो लिख सकता हूँ, क्योंकि डेल वी अपॉन डेल क्यू डॉट की वैल्यू कितनी है? जीरो है, तो ये मैं लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पर यहाँ पर क्या चेंज हो गया? डेल टी अपॉन डेल क्यू, ये इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने डेल वी अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू जीरो। में फर्दर चेंजेस करेंगे तो ये बनेगा डेल अपॉन डेल टी, ये बन जाएगा डेल टी माइनस वी, और ये हो जाएगा डेल क्यू डॉट माइनस, यहाँ पर भी मैंने कॉमन ले लिया टी माइनस वी, ये हो जाएगा डेल क्यू इक्वल्स टू जीरो। अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो टी माइनस वी है वो किसके इक्वल होता है? लैग्रेंजियन के इक्वल होता है। टी माइनस वी किसके इक्वल होता है? लैग्रेंजियन के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट, और इस पूरे का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में, माइनस ये हो गया डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या बन गई? लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या बन गई? ये बन गई लैग्रेंजियन लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कौन सा सिस्टम हो गया? फॉर कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम। कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम के लिए ये हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन आ गई। हालांकि जब मैं नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करूंगा तो भी हमारे पास सेम रिजल्ट आने वाला है। अब मैं बात करूंगा नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, तो केस टू। जब मैं केस टू की बात करूंगा तो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम का मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल फंक्शन होगा किसका? एक तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा ही होगा, साथ में जनरलाइज वेलोसिटी भी होगी। तो पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज वेलोसिटी। जनरलाइज कोऑर्डिनेट या जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट के साथ जनरलाइज वेलोसिटी का भी ये फंक्शन होगा। इस केस में जो Q की वैल्यू लिखी जाती है, Q की वैल्यू लिखी जाती है क्यू आई, यानी कि जनरलाइज फोर्स की वैल्यू, वो लिखी जाएगी माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू प्लस डी अपॉन डी टी, डेल वी अपॉन डेल क्यू डॉट, ये वैल्यू लिखी जाएगी। अब ये वैल्यू को मैं उस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूंगा जो हमारे पास जनरलाइज फोर्स की इक्वेशन है। वो फोर्स की इक्वेशन में जब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये बनेगा डेल अपॉन डेल टी, ये हो जाएगा डेल टी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू, और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू प्लस डेल अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल क्यू डॉट। जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा डेल अपॉन डेल टी। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? डेल अपॉन डेल क्यू डॉट कॉमन लोगे तो इसमें से आ जाएगा टी माइनस वी, इसका टी ऑलरेडी यहाँ चला गया है बाहर, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डेल अपॉन डेल क्यू, ये हो जाएगा टी माइनस वी और इक्वल्स टू जीरो। एज वी नो कि एल जो है वो किसके इक्वल होता है? टी माइनस वी के इक्वल होता है। यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी अपॉन डी टी या डेल अपॉन डेल टी लिख लो इसको, तो ये हो गया डेल अपॉन डेल टी, और ये क्या बन गया? डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारे पास जनरलाइज जो है इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई, और ये कौन से सिस्टम के लिए? नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए।
तो ये क्या बन गई, ये बन गई लग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन मोशन फॉर फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम। तो इक्वेशन जो है उसका मेन यूज़ है, उसकी एप्लीकेशंस हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन होने हैं। बाकी डेरिवेशन भी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई पंगा तो हुआ नहीं होगा समझने में। बहुत ही आसान सा केस है। कुछ चीज़ों को आपको समझना है बस कि जनरलाइज़्ड फोर्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आपको बेसिक डिफरेंशिएशन का पता होना चाहिए, इस तरह से डिफरेंशिएशन होता है, उसके बाद इक्वेशन ड्राइव करना बहुत ही आसान सा काम है। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।